नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत 9 बजे के इस बुलेटिन में। लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें और गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त। ठेकेदार पर इनाम घोषित किया गया है। मुरादनगर के शमशान घाट के लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत के मामले में जिस ठेकेदार ने इसे बनाया था उस पर वो अब फरार हो गया है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। एसएसपी ने मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। अजय त्यागी की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। अब तक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसमें तीनों के तीनों सरकारी अधिकारी हैं। आशुतोष राणा, अमित राणा हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता अमित। तो ये अजय त्यागी पर अब ये नौबत कि एक पेशेवर बदमाश की तरह इनाम घोषित। बिल्कुल अजय, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीका ये वाकया वहां पर हुआ है और 25 निर्दोष लोगों की जान गई है, उसके बाद से लगातार दबिश दिया रही है और जिसमें की पहली मर्तबा गाजियाबाद के इतिहास में बात हुई है कि 3 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस नजर से बाहर है, जिसके लिए लगातार टीम जो है दबिश डाल रही है और जल्दी उसे गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो त्यागी है, जो बिल्डर है, ठेकेदार है, उसके जो टेंडर है तकरीबन 20 से 25 करोड़ के टेंडर उसके चल रहे हैं नगर निगम में, नगर पालिका में, और जल्दी उसको गिरफ्तार करने का पुलिस ने की। तो कई टीमें दबिश दे रही हैं इसकी तलाश में और इस बीच 25,000 का इनाम, जो भी इसके बारे में खबर देगा या इसे गिरफ्तार करेगा 25,000 का इनाम दिया जाएगा। और मुरादनगर में हुए हादसे पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। सीएम ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने साफ कहा है कि लापरवाह अफसरों के लिए कोई जगह नहीं है। अफसरों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी मिली है। पीड़ित परिवार आज सुबह से करीब 8 घंटे तक शवों के साथ धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मेरठ के कमिश्नर ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया। पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा और क्या क्या आश्वासन दिए गए, देखिए इस रिपोर्ट पे। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे मामले में पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मौके पर पहुंची मेरठ की कमिश्नर और अधिकारियों ने पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भरोसा दिया। मृतकों के परिजन शव को लेकर नेशनल हाईवे 58 पर लगातार धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने शव हटा लिया है और शव यहीं पर रखे गए थे। अब शव उठा लिए गए हैं। 4 शव यहाँ रखे हुए थे, 2 शव कहीं और रखे हुए थे। अब इन शवों को यहाँ से उठा लिया गया है और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये भीड़ देखिए कि किस तरह से जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक ये हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है और लोग बेहद परेशान हैं, बेहद दुखी हैं कि उन्होंने अपनों को खोया है। रोड जाम होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन प्रशासन की कोशिशें आखिरकार रंग लाई और जाम हट गया। और हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग की है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर हुए दर्दनाक हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव में शमशान की बात करने वाली बीजेपी ने बालू की छत बनाई थी, इसलिए हादसे के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद कर रहे हैं 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप शमशान को बहुत ज्यादा याद करते थे। अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट की छत गिरने से मुरादनगर में 25 लोगों की मौत हो गई थी। और यूपी में बारिश कैसे आफत बनकर आई है, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में हुए हादसे के बाद मेरठ में प्राथमिक विद्यालय के शौचालय की छत गिर गई। 3 महीने पहले ही बनकर तैयार हुए शौचालय के लोकार्पण से पहले ही छत गिर गई। आरोप है कि शौचालय बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मथुरा में एक मकान धराशायी हो गया। इसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही 12 से ज्यादा पशुओं की भी दबने से
मौत हो गई। तीसरी गाजियाबाद की तस्वीर है जहां रविवार को शमशान की छत के नीचे दबने से 25 लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल ये कि क्या इन इमारतों में इस कदर भ्रष्टाचार सरकारी ठेकों में चल रहा है, कौन देख रहा है? और मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। 2 साल की बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद अब उसके परिवार से 4 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये परिवार 14 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा था, इसके बाद टेस्ट कराया गया था। पहले 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब बच्ची के माता पिता और एक रिश्तेदार के साथ एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक मेरठ में 5 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। 32 में से 15 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं, 2 वयस्क हैं और 1 बच्चा है जो कि पॉजिटिव है। उस परिवार के अंदर उनसे पहले 2 लोग पहले से पॉजिटिव थे, वो उन्हीं के उसी परिवार में है, लेकिन विदेश से आने वालों में से जो लिस्ट है उस जो 3 लोग पॉजिटिव हैं सिर्फ। सीएम योगी ने 5 जनवरी को होने वाले वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सभी अधिकारी काम करें। प्रदेश में सुरक्षित स्टोरेज कोल्ड चेन की व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में हर रोज 1.5 लाख सैंपल की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए हैं। और यूपी में 5 जनवरी को 1500 जगहों पर ड्राई रन होगा। इसके लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी की है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1500 स्थानों पर शुरू होगा। सीएम योगी भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है। किसी तरह का पैनिक न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यापक कार्य योजना पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे। कल राज्य के सभी 75 जिलों में 6-6 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और सभी डीएम को सरकार की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी, उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। वैक्सीन पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद 2 प्रजाति बहुत परेशान हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरा कांग्रेस पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि देश में इस वक्त वैक्सीन को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे दुखद और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता। UN, WHO तक भारत से खुश है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी परेशान है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो ये सतत प्रयास कर रही है कि भारत आत्मनिर्भर ना हो सके और तुच्छ राजनीति करने में आमादा है। वैक्सीन को लेकर भी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष कर रही है, एक सीरीज ऑफ ट्वीट के माध्यम से उस राजनीति के विषय में जवाब दिया है कि जब भी भारतवर्ष में भारत के वैज्ञानिक और भारत के जो इनोवेटर्स हैं, उनके माध्यम से कुछ नया आविष्कार होता है, कुछ ऐसा इजाद होता है जिससे कि जन कल्याण होने की संभावना होती है, उस समय कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन दुखी नजर आती है और कुछ ऐसे थ्योरीज और कुछ ऐसे विषय सामने रखती है जिससे ये जो आविष्कार है, जिससे जो भारत का विषय है, वो गौण हो सके, वो छोटा हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व सीएम और एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी सांसद ने यूपी और देश छोड़ देने की नसीहत दे दी है। सुनिए क्या कहा है सांसद महोदय ने। अखिलेश यादव की अगर ऐसी ही बयानबाजी है, ऐसा ही भाजपा से उनको एलर्जी है,
तो अपने समर्थकों से एक बार अपील करें कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि जो 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जा रही है वो मना कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार 18 घंटे 20 घंटे गाँव में बिजली जा रही है, उनके भी समर्थक कह दें कि बिजली न जलाएं। और मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाया, अपने समर्थकों से कह दें कि शौचालय का प्रयोग न करें। किसान और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 8 जनवरी को अब फिर बात होगी। 2 अहम मांगों पर आज भी सहमति नहीं बन पाई। 9वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को तय की गई है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। आज की बैठक में भी 2 अहम मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। 9वें दौर की बातचीत अब 8 जनवरी को होनी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भरोसा है कि जल्द ही दोनों पक्षों में बाकी के मुद्दों पर भी बात बन जाएगी। कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार लगातार अपील कर रही है कि किसान भीषण ठंड में धरना खत्म कर लौट जाएं। सीएम योगी ने किसानों के नाम खत लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि नए कृषि कानून क्रांतिकारी साबित होंगे, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में साझेदार बने। विपक्षी दलों को बदलाव रास नहीं आ रहा है। सीएम योगी अपने चिट्ठी में, किसानों के नाम चिट्ठी में लिखा है कि विपक्षी दल ये पसंद नहीं कर रहे कि किसान आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने। आर्थिक सुधारों की तरह कृषि क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की जरूरत है। पिछली सरकारें इस दिशा में कानून नहीं बना पाई। नए कृषि कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। एमएसपी के मुद्दे पर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। मंडियां खत्म होने की विपक्ष अफवाह फैला रहा है, जो कि गलत है। मोदी सरकार के दौरान एमएसपी में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। और किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। इसमें रिलायंस ने किसान विरोधी सभी आरोपों और अफवाहों को खारिज किया है। दरअसल किसानों को गुमराह करने के लिए कई अफवाह फैलाया जा रहा था। किसानों के बीच इस भ्रम को दूर करने के लिए आज रिलायंस की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि हम किसी भी तरह खेती में नहीं इन्वॉल्व हैं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं। और क्या बातें कही गई है ये भी देखिए कि कम कीमत पर खरीदारी के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाएगा। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए हम समर्पित हैं। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का, और ना ही इसमें उतरने का कोई इरादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस के बयान के बाद किसान भी एक दूसरे को इस भ्रम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको लेके ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर किसानों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष अब किसानों को कैसे गुमराह करेगा। देखिए, किसान भाइयों को गुमराह करने का काम विपक्ष आज कर रहा है। इसने अगर 50-60 वर्षों तक किसान हित में कोई भी योजनाएं लाए होते तो आज इन्हें गुमराह न करना पड़ता। बीजेपी ने कहा है कि रिलायंस के बयान के बाद विपक्ष एक्सपोज हो गया है, जबकि रिलायंस ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग किसानों से कोई भी धान या अनाज नहीं खरीदते हैं। अगर कुछ भी खरीदें तो एमएसपी के दर पर खरीदते हैं, तो कोई लेना देना नहीं रिलायंस का अनाज से या किसानों के किसी धान से। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि किसान भाई बहन को जो भड़का रहे हैं विपक्षी नेता, वो क्या कहेंगे। उधर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों को भड़का रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। रिलायंस ने जब कह दिया कि कभी मैं जमीन नहीं खरीदा, न किसानों के किसी भी प्रकार का रुकावट करने की बात की, रिलायंस कहता है कि मैं मदद करूंगा किसानों को, और किसान जान भी रहे हैं कि पहले भी रिलायंस ने कभी जमीन नहीं ली। अगर रिलायंस वालों को बीज लेना है या किसान का जो भी उपजाऊ चीज़ है, चावल है, गेहूँ है, तो वो अपने स्तर से जो किसान का रेट होगा उसी रेट पे वो खरीदेगी। रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। और लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में हुई सरकार संगठन की अहम बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव और विधान परिषद चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। सरकार और संगठन में के बीच बातचीत हुई। इसके अलावा जो अभियान चलाए जा रहे हैं पार्टी लेवल पे, उनकी भी समीक्षा की गई। तो बीजेपी के दफ्तर में ये बड़ी बैठक सरकार और संगठन के बीच। कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी